हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलो अच्छे हैं, ठीक है। तो कल जो हम बात कर रहे थे वो हमने क्या किया था, हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में हमने दो स्टेप देखे। एक तो देखा, तीन देख लिए थे। एक तो देखा था पराग कणों का अंकुरण, ठीक है। एक देखा पराग नलिका की वृद्धि, और एक देखा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली थी भाई। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है अभी, जिसका नाम परागण, निषेचन, भ्रूणकोश एवं भ्रूण का परिवर्तन, ठीक है। सुनिए, तो कल हमने मुख्य रूप से अपने निषेचन वाले टॉपिक में तीन घटनाओं को देखा कि एक तो परागकणों के अंकुरण से क्या मतलब होता है, उसमें क्या तुलनात्मक अध्ययन है। एक पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है, और एक हमने देखा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो हमारी पराग नलिका थी उसने इस बीजांड में प्रवेश कर लिया था, ठीक है भाई। कहां प्रवेश कर लिया था कल तक? बीजांड में। अब आपको पता है कि अब बीजांड के बाद हमारी जो पराग नली है वो कहां प्रवेश करेगी? ये था हमारा कौन? भ्रूणकोश, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना, अंडकोश का एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है, अंडकोशिका होती है कि नहीं होती। और ये जो पराग नली चलकर आती है, इस पराग नली में जनन कोशिका द्वारा बने दो नर युग्मक होते हैं, सभी को पता है। होते नहीं होते? दो नर युग्मक होते ना। अच्छा, अब सुनिए, कल हम कहां तक पहुंचे थे कि हमारी जो पराग नली थी वो ओव्यूल में प्रवेश कर चुकी थी, जिसके तीन रास्ते थे। वो रास्ते क्रम से पौरोगमी और चैलेजोगेमी, और एक हम मीसोगेमी, जिसको हम एंटेगोमेंट्री गेमी भी कहते हैं, ठीक है भाई। भाई, पराग नलिका का जो प्रवेश था वो बीजांड में तीन रास्तों से हो रहा था। एक तो किससे हो रहा था? बीजांड द्वारा प्रवेश, जिसको हम पौरोगेमी कहते थे। एक होता था चैलेजोगेमी, जिसको हम निभागी प्रवेश कहते हैं। एक होता है मीजोगेमी, जिसको हम अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं, ठीक है। तो इस बीजांड में वो तीन रास्तों से प्रवेश कर चुकी थी। कौन? पराग नली, ठीक है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है कि अब हमारी जो पराग नली है वो कहां प्रवेश करेगी भाई? भ्रूण कोश में। तो हमारा टॉपिक रहेगा पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश, ठीक है। पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है? पराग नली
एम्ब्रियो सैक में हमेशा बीजांड द्वार वाले रास्ते से प्रवेश करती है। पॉइंट समझो, ये मैंने क्या पॉइंट लिखा है, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। क्या मैं आपको ये बता रहा था कि भाई जो हमारी पराग नली थी उसने बीजांड में निभाग से भी प्रवेश किया था, अध्यावरण से भी प्रवेश किया था और बीजांड द्वार से भी प्रवेश किया था। मतलब कर सकती है, करती है ना। 3 रास्ते थे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश, तो वहां ओवरऑल हमको एक ऐसा पॉइंट पढ़ने को मिलता है कि पराग नली ओव्यूल में, बीजांड में किसी भी रास्ते से प्रवेश करे, मतलब चाहे तो वो निभागी प्रवेश हो, बताओ ये निभागी प्रवेश है कि नहीं, चाहे वो अध्यावरणीय प्रवेश हो, चाहे वो बीजांड द्वारी प्रवेश हो, लेकिन भ्रूण कोश में हमेशा बीजांड द्वार वाले छोर से ही प्रवेश करती है। देखो एक अंतर समझो आप कि मान लीजिए किसी प्लांट में पराग नली ने बीजांड में निभागी प्रवेश किया, मतलब निभाग भाग से प्रवेश कर गई, तो ये जो पराग नली है ना, अब यहां से भ्रूण कोश में प्रवेश नहीं कर सकती डायरेक्ट निभाग की तरफ से। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बीजांड द्वार की तरफ ही आना पड़ेगा और फिर यहां से ऐसे प्रवेश करेगी। बात समझ में आ रही मेरी, है ना। मान लीजिए किसी पराग नली ने अध्यावरणीय प्रवेश किया, ये अध्यावरणीय प्रवेश है, तो ये भी डायरेक्ट ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते भ्रूण कोश में। इसको भी क्या करना है, अब बीजांड द्वार की तरफ आना पड़ेगा और फिर इसमें प्रवेश करना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पराग नली बीजांड में चाहे किसी भी रास्ते से प्रवेश करे तीनों में से, लेकिन एम्ब्रियो सैक में हमेशा बीजांड द्वार वाले रास्ते से ही प्रवेश करती है। क्लियर है बात? अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यह 3 प्रकार से प्रवेश करती है। नंबर 1, 2, अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से। सेकंड, एक सहायक कोशिका को भेदती हुई। थर्ड, भ्रूण कोश की भित्ति व एक सहायक कोशिका के मध्य से। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि भाई जो हमारी पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब वो ओव्यूल में प्रवेश करने के बाद एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है। तो एम्ब्रियो सैक में हमारी पोलन ट्यूब किस प्रकार एंट्री कर सकती है, तो वहां हमने सबसे पहले ये देखा कि एक तो वो हमेशा पॉरोगेमी रास्ते से प्रवेश करेगी, यानी कि बीजांड द्वार वाले रास्ते से प्रवेश करेगी। और बीजांड द्वार से जब वो प्रवेश करेगी ना, तो उसके 3 रास्ते हो सकते हैं। क्या, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैंने जो ये अब डायग्राम बनाया है,
वो बनाया है केवल एम्ब्रियो सैक का। किसका है? एम्ब्रियो सैक। इसको हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? चलो आराम से दिखाई दे रहा ना, सुनिए। तो इसमें क्या है भाई कि ये तो हमारी सहायक कोशिका है और ये हमारी अंड कोशिका है कि नहीं? ये इसी प्रकार व्यवस्थित होती है, बिल्कुल ऐसे मान लेते हैं चाहे को ना, ऐसे व्यवस्थित होती है। अब सुनिए, ये बीजांड द्वार की तरफ वाला रास्ता है, तो हमारी परागनली हमेशा ऐसे आती है, इस प्रकार बीजांड द्वार की तरफ से। अब ये पता है क्या कर सकती है? या तो ये अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका है। अब वैसे अंड कोशिका जो होती है हमारी, उसका क्षेत्रफल ऐसे यहाँ तक होता है, ऐसे, है ना? तो ये इन दोनों के मध्य से प्रवेश कर सकती है। बात समझ में आ रही है? ये हमारी अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका है, तो इसके बीच से इसने प्रवेश कर लिया। कहाँ? एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या होता है कि एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, तो ये एक सहायक कोशिका है, तो इस सहायक कोशिका के अंदर से ये प्रवेश कर जाती है। और अंदर से ये कब करती है कि ये जो सहायक कोशिका होती है ना, वो नष्ट हो जाती है, तो इसका जो कोशिका द्रव्य वगैरह होता है उसके अंदर से ये प्रवेश करती है। ठीक है, हाँ, ना कि पूरी सहायक कोशिका के मध्य से। तो एक सहायक कोशिका को भेदती हुई प्रवेश कर सकती है, या एक अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। और जो तीसरा रास्ता होता है वो होता है कि भ्रूण कोश की भित्ति, देखो ये भित्ति है ना भ्रूण कोश की, ये और ये सहायक कोशिका है, तो इनके मध्य ये जगह है कि नहीं, ये वाली, है ना? तो यहां से भी ये प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश तीन प्रकार से हो सकता है। अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से, एक सहायक कोशिका को भेदती हुई, और भ्रूण कोश की भित्ति व एक सहायक कोशिका के मध्य से। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब वो ये कहता है कि पराग नली ने भ्रूण कोश में प्रवेश तो कर लिया। ठीक है, अब उसने एक पॉइंट कह दिया है यहाँ पर, और वो पॉइंट क्या कह दिया है कि पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश निम्न चरणों में होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि पराग नली भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करती है, तो उसके तो आपको तीन रास्ते बताने हैं। एक क्वेश्चन है कि पराग नली बीजांड में कैसे प्रवेश करती है, उसके लिए आपको तीन रास्ते बताने हैं। लेकिन आपसे वो ये पूछ ले कि पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश किस प्रकार होता है, उनको चरणबद्ध समझाइए। वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि रास्ता नहीं पूछ रहा आपसे, वो आपसे कह रहा है कि भाई पराग नली एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है, तो उसके प्रवेश करने के जो स्टेप होते हैं, जो चरण होते हैं, वो आप समझाने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि पराग नली के एम्ब्रियो सैक में प्रवेश होने से पहले ही एक सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट,
नली हमेशा दो सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करती हैं तथा अपहासित कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय द्वारा आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, इसके कोशिका द्रव्य में पहुंचने के पश्चात पराग नली के शीर्ष में एक छिद्र विकसित होता है जिससे दोनों नली युग्मक मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक नली युग्मक अंड कोशिका तक आसानी से पहुंच जाता है तथा दूसरा नली युग्मक अमीबीय गति द्वारा द्वितीयक केंद्रक तक पहुंचता है। सुनिए भाई, ये थ्योरी है और मैं आपको बता दूं ये क्या टॉपिक है। देखो, उसने दो बातें हमसे की हैं। पहली बात तो उसने ये कहा है कि भाई आप हमें ये बताइए कि पराग नली एम्ब्रियो सैक में किस प्रकार प्रवेश करती है, यानी कि किन रास्तों से। पहले तो उसने पूछे हमसे रास्ते, तो हमने बता दिए कि पराग नली 3 रास्तों से इसमें प्रवेश कर रही है। अब वो हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि चलिए ठीक है, आप हमें ये बताइए कि पराग नली एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। किसी भी प्लांट का आप एग्जाम्पल लें और उसमें ये बताएं कि पराग नली एम्ब्रियो सैक में किन चरणों में प्रवेश करती है। मतलब आप स्टेप वाइज बताइए कि कैसे वो प्रवेश करती है और क्या करती है। देखो, चरण में और रास्तों में अंतर होता है, ठीक है, तो इसलिए 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं यहाँ पर, है ना। इससे पहले तो हमने केवल रास्ते देखे थे, अब हम देखते हैं कि ये चरणबद्ध कैसे प्रवेश करती है, तो समझते हुए चलना। तो सबसे पहले कहता है कि पराग नली के भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले ही 2 सहायक कोशिकाओं में से एक तो क्या हो जाती है, नष्ट। बात समझिए, अभी पराग नली ने एम्ब्रियो सैक में प्रवेश नहीं किया, उससे पहले ही एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड बात, अब वो कहता है कि पराग नली हमेशा 2 सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करती है। आप सोचेंगे सर ये तो पहले ही अपासित हो गई थी। भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 सहायक कोशिका थी इस प्रकार, मान लीजिए इनमें से एक सहायक कोशिका इस प्रकार अपहासित हो गई ऐसे, ठीक है, तो ये जो पराग नली है ना वो ऐसे इंटर करती है इस प्रकार, ठीक है। तो बताइए इधर वाली जगह ये तो सहायक कोशिका की ही जो नष्ट हो गई है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि पराग नली 2 सहायक कोशिकाओं के मध्य से प्रवेश करती है, कह सकते हैं ना। हाँ, अब ये कहती है, ये कह रहा है कि 2 सहायक कोशिकाओं के मध्य से प्रवेश कर गई, लेकिन जो अपहासित कोशिका होती है वो
फिलामेंट अपरेटस बनाती है, तंतु रूपी समुच्चय बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि परागनली एम्ब्रियो सैक में जो आगे की तरफ वृद्धि करती है प्रवेश करने के बाद वो किस संरचना से करती है? तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, तंतु रूपी समुच्चय। क्या? तंतु रूपी समुच्चय, जिसको हम फिलामेंट अपरेटस कहते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, परागनली ने यहां तक प्रवेश तो कर लिया, लेकिन अभी इसने वृद्धि नहीं की आगे की तरफ। तो पता है कि ये जो तंतु रूपी समुच्चय होते हैं ना, वो इस परागनली को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको सेकंड पॉइंट समझ में भी आ गया होगा। पहला पॉइंट आपको क्या कहना है कि भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले ही एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है ना। सेकंड पॉइंट हमको कहना है कि परागनली हमेशा दो सहायक कोशिकाओं के मध्य से प्रवेश करती है और जो तंतु रूपी समुच्चय होते हैं वो उसको आगे की तरफ वृद्धि कराते हैं। तीसरा पॉइंट कि जैसे ही ये इसके कोशिका द्रव्य में पहुंच जाए, सहायक कोशिका के, तो सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जब ये पहुंचती है, मतलब यहाँ पर कोशिका द्रव्य भी होता है इन कोशिकाओं का जो अपाशित कोशिका थी, तो इससे इसके शीर्ष में ये परागनली है और इस परागनली में आगे की तरफ होते हैं दो नरयुग्मक जो आप जानते हैं। इसके शीर्ष भाग में एक हो जाता है छिद्र और इस छिद्र के होने से ही हमारे दो नरयुग्मक यहाँ क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। हो गए ना दो नरयुग्मक मुक्त, किससे? पोलन ट्यूब से, जिनमें से एक नरयुग्मक तो इस अंडकोशिका के पास पहुंच जाता है और जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो अमीबा की तरह चलकर कहाँ पहुंच जाता है? द्वितीयक केंद्रक के पास। कहाँ पहुंच जाता है? द्वितीयक केंद्रक के पास। तो आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ। तो ये चरण पता चल गया आपको। कैसे चरण? भाई बहुत सिंपल है कि एम्ब्रियो सैक में प्रवेश होने से पहले ही एक सहायक कोशिका तो नष्ट ही हो जाएगी और ये दो सहायक कोशिकाओं के मध्य से प्रवेश करती है और इसको आगे बढ़ाने में अपाशित कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय मदद करते हैं। और जब ये कोशिका द्रव्य में पहुंच जाती है पोलन ट्यूब, तो इसका जो शीर्ष भाग होता है उसमें छिद्र हो जाते हैं, जिससे दोनों गैमेट, मेल गैमेट फ्री हो जाते हैं, जिनमें से एक गैमेट अंडकोशिका तक और एक गैमेट द्वितीयक केंद्रक तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि दोनों नरयुग्मक स्वतंत्र हो गए। कहाँ? एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो अब लास्ट घटना क्या होगी आप सभी जानते हैं, और जो लास्ट घटना होगी वो क्या होगी? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम द्विनिषेचन या त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, द्विनिषेचन या त्रिसंलयन कहते हैं और इसी को हम निषेचन कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? निषेचन है, फर्टिलाइजेशन। सेकंड टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो अब हम धीरे धीरे कहां तक पहुंच गए? फर्टिलाइजेशन तक पहुंच गए। अब होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपको पूरे स्टेप समझ में आ गए ना कि आखिर किस प्रकार परागण होने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। बिल्कुल हम क्रम से चले, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा उसमें यह पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कैसे हुआ था। तो लास्ट जो पॉइंट था वहां हमने ये भी पढ़ लिया कि दोनों गैमेट फ्री होकर एक
अंडकोशिका के पास और द्वितीयक केंद्र के पास पहुंच जाता है। इतना हो गया था ना। अब हम पढ़ते हैं द्वि निषेचन, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां मैं आपको बता दूं कि इस घटना का अध्ययन नावाश्चिन ने लिलियम पादप में किया। देखो, निषेचन का जो अध्ययन किया था वो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था लिलियम पादप में, ठीक है। और जो डबल फर्टिलाइजेशन था जो स्पेशली प्लांटों में देखा था, मतलब प्लांटों का जो फर्टिलाइजेशन देखा था वो देखा था नावाश्चिन ने, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब कि द्वि निषेचन। तो इसमें क्या है कि प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से संलेत होता है, इसे संलेत होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलेत होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। इसे त्रिक संलयन कहते हैं। नेक्स्ट, युग्मनज बनना तथा त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से द्वि निषेचन कहते हैं। हाँ तो भाई सुनिए, ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम द्वि निषेचन कह के चल रहे हैं। क्या कह के चल रहे हैं? द्वि निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो हम समझते हैं। अच्छा, द्वि निषेचन का ऐसे ही मतलब है कि दो बार निषेचन होना। अरे भाई, जैसे हमने ये पढ़ा था कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। रक्त परिसंचरण तो सभी जीवों में होता है, लेकिन जो मनुष्य होता है या कुछ जंतु जो होते हैं उनमें जो रक्त परिसंचरण होता है वो दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, डबल होता नहीं होता। उसी प्रकार आवृत बीजी जो प्लांट होते हैं, आवृत बीजी जो प्लांट होते हैं उनमें जो निषेचन होता है वो द्वि निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दो बार निषेचन। मैं आपको इस टॉपिक को काफी बार बता चुका हूं कि आखिर डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो हम एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये कहता है, अब आपको पता है ना कि दो नरयुग्मक फ्री किए गए थे एम्ब्रियो सैक में। पोलन ट्यूब ने दो नरयुग्मकों को फ्री किया था,
स्वतंत्र किया था। अब वो नरयुग्मक क्या कर रहे हैं, पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से संलेत होता है जिससे युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। तो इसे हम सत्य, वास्तविक या प्रथम निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय नरयुग्मक ध्रुवीय या द्वितीयक केंद्रक से जुड़कर संलेत होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ये क्या बना रहा है, इसको समझो। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इस घटना को हम त्रिक संलयन कहते हैं। भाई हमारे पास दो नरयुग्मक थे, दोनों नरयुग्मकों में एक नरयुग्मक ने तो युग्मनज का निर्माण करवाया, दूसरे नरयुग्मक ने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि कैसा था, त्रिगुणित था। तो इन दोनों को, अच्छा इसे हम त्रिक संलयन कह सकते हैं। तो हम दोनों को, मतलब दोनों नरयुग्मकों के कार्यों को हम सम्मिलित रूप से एक नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं द्विनिषेचन। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपसे पूछ लेगा कि आवृतबीजी पादपों में द्विनिषेचन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुनिए भाई। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक एम्ब्रियो सैक है। क्या है, एम्ब्रियो सैक। इसको हम प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। ये हमारा द्वितीयक केंद्रक है, ये हमारी अंड कोशिका है और ये हमारी सहायक कोशिका है और ये हमारा तंतुरूपी समुच्चय। ठीक है, तो आपने एम्ब्रियो सैक की इन संरचनाओं को देखा। एक हमने लेवल्ड डायग्राम बनाया है, एक नामांकित चित्र बनाया है। तो देखिए इसमें कैसे क्या होता है कि जो परागनली यहाँ पर आई थी उसने क्या किया था, दो नरयुग्मकों को रिलीज किया, कर दिया दोनों नरयुग्मकों को रिलीज। तो हुआ क्या कि एक नरयुग्मक इस अंडकोशिका से जुड़ा और इसने क्या बनाया, युग्मनज। क्या बना दिया, युग्मनज। और जो दूसरा केंद्रक था, अच्छा ये तो युग्मनज बना, तो बताइए एक बार निषेचन हो गया पहली बार, तो इसको हम प्रथम निषेचन कह सकते हैं। कह सकते हैं ना, हाँ। सेकंड टाइम में क्या हुआ कि ये जो दूसरा नरयुग्मक था, दूसरा नरयुग्मक ये मिला किससे, द्वितीयक केंद्रक से। किससे मिला, द्वितीयक केंद्रक से। तो एक संरचना बनी जिसको हम त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। ये संरचना बन गई। तो इस प्लांट में ये पहली बार निषेचन था, पहला, और ये दूसरा निषेचन था। तो हम इसको द्विनिषेचन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। भाई हमारे पास दो मेल गेमेट थे जिसमें से एक मेल गेमेट ने अंडकोशिका को संलित किया, एक अंडकोशिका से, और दूसरे ने द्वितीयक केंद्रक से। तो दो बार निषेचन हो रहा है एक ही प्लांट के अंदर, तो इस घटना को हम द्विनिषेचन कह सकते हैं, है ना। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि आखिर ये त्रिगुणित वाला क्या सिस्टम है। तो देखिए ये युग्मक है और युग्मक हमेशा अगुणित रहते हैं। अगुणित रहते नहीं रहते। अच्छा, ये जो पूरा मादा युग्मकोद्भिद है ना, अरे भाई ये खुद अपने आप में एक अर्धसूत्री विभाजन से नहीं बना क्या।
तो अपने आप में ये पूरी संरचना अगुणित होती है। इसके पास जो संरचना है वो अगुणित है ना। देखो अंडकोश का है वो भी अगुणित रहेगी। ये जो द्वितीयक केंद्रक है, ये कोशिका तो एक है, अब इस कोशिका को तो मैं द्विगुणित कोशिका बोलूंगा और बाकी की सभी अगुणित कोशिका हैं जो भी आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। केवल यही एकमात्र द्विगुणित कोशिका होती है इसमें एम्ब्रियो साइक में। तो इसमें दो केंद्रक हैं, एक कोशिका है लेकिन केंद्रक कितने हैं? दो। और एक मेल गैमेट का केंद्रक है कि नहीं। तो जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो मुझे बताइए तीन केंद्रक आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और वो भी कैसे? अगुणित। तो एक तो होता है सिंगल को अगुणित कहते हैं, डबल हो जाए तो उसको द्विगुणित कहते हैं, जैसे इसको हम द्विगुणित कहते हैं। लेकिन इसमें एक अगुणित संरचना और मिल रही है, तो ये कैसी संरचना बनाएगा? त्रिगुणित संरचना बनाएगा। क्या बनाएगा? त्रिगुणित। तो कई बार यहां से नीट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लांटों, आवृतबीजी प्लांटों का जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक वो कितने गुणित होता है? तो आपको कहना है त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित, है ना। और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आवृतबीजी पादपों की पुष्पों की सूत्र गुणता। पुष्प, अरे भैया ये जो एम्ब्रियो सैक बना है वो फ्लावर से नहीं बना क्या? पुष्प से नहीं बना क्या? पुष्प में ही तो है। तो पुष्पों की सूत्र गुणता भी कितनी हो सकती है? त्रिगुणित हो सकती है। ठीक है। और एनसीईआरटी में तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ठीक है, बना लिया। तो आपको समझ में आ गया द्विनिषेचन, आवृतबीजी प्लांटों में द्विनिषेचन कैसे होता है पता चल गया आपको। दो बार आपको बताना है कि एक बार पहले नरयुग्मक अंडकोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है और दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित संरचना बनाता है। तो युग्मनज निर्माण और त्रिक संलयन दोनों को सम्मिलित रूप से आप क्या कह सकते हैं? द्विनिषेचन कह सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा द्विनिषेचन, या जिसको हम त्रिक संलयन भी कहते हैं। त्रिक संलयन हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस घटना में तीन केंद्रकों का आपस में संलयन होता है, तो इसलिए हम इसको त्रिक संलयन भी कहते हैं। अच्छा, वो आपसे डायरेक्ट केवल त्रिक संलयन पूछे ना तो आपको पूरा द्विनिषेचन नहीं बताना। त्रिक संलयन में आप इतना लिखना कि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। इस घटना को त्रिक संलयन कहते हैं। बस वही लिखना है त्रिक संलयन में, पूरा द्विनिषेचन नहीं लिखना। ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं द्विनिषेचन का महत्व। भाई अभी जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा था, इसका महत्व क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ना। तो महत्व तुम देखिए, सबसे पहला इससे युग्मनज बनता है जो आगे चलकर भ्रूण बनाता है। नेक्स्ट, इसमें त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है जो भ्रूणकोश बनाता है, जिससे
नए पौधों को पोषण मिलता है। इससे बीज संकर ओज प्रदर्शित करते हैं। देखिए अभी जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि भाई द्विल निषेचन होता है भाई द्विल निषेचन आवृतबीजी प्लांटों में। अब हम देख रहे हैं कि भाई इस द्विल निषेचन का हमारे लिए या प्लांटों के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है। तो देखिए भाई द्विल निषेचन में युग्मनज बना था कि नहीं बना था। तो युग्मनज बना है तो ये युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, और भ्रूण बनता है तो एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि द्विल निषेचन की वजह से ही एक नए प्लांट की उत्पत्ति होती है ना। नेक्स्ट, इसमें त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना था। अब ये केंद्रक है, केंद्रक तो आप जानते ही हैं, केंद्रक आगे चल के कोई कोशिका या संरचना बना सकता है ना। तो ये केंद्रक आगे चलकर भ्रूणपोष बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। और ये जो एंडोस्पर्म है वो क्या काम आता है कि जब भी हम कोई बीज बोते हैं तो उससे जो नवीन पौधा बनता है, उगता है, तो उस नवीन पौधे में उस नवीन पौधे को जो पोषण मिलता है वो एंडोस्पर्म से ही मिलता है। और ये एंडोस्पर्म का निर्माण किससे होता है, भ्रूणपोष केंद्रक से। और ये केंद्रक कहाँ बन सकता है, द्विल निषेचन में। तो इसकी इंपॉर्टेंस ही तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इससे बने जो बीज होते हैं भाई, अब यहाँ जो बीज बनेंगे निषेचन के बाद वो कैसे होते हैं, संकर ओज होते हैं। संकर का मतलब होता है मिक्स। भाई देखिए यहाँ क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांटों के मध्य निषेचन होता है। भाई परागकण किसी और प्लांट का और अंडकोश का किसी दूसरे प्लांट की। तो यहाँ ऐसा होता है ना कि द्विल निषेचन जब होगा इनमें तो इनकी जो संततियां होंगी उनमें अपने पेरेंट्स दोनों के ही गुण आएंगे, और दोनों के गुण आएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, संकर किस्म का हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ मिक्स, ठीक है, जिसमें मादा प्लांट के भी लक्षण और नर प्लांट के भी लक्षण, ठीक है। तो ये हमारे हैं द्विल निषेचन के महत्व, तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, द्विल निषेचन का क्या महत्व होता है। चलिए तो ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो निषेचन कंप्लीट हुआ है। क्या हुआ है, निषेचन। तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो परागण और एक निषेचन, एक परागण और एक निषेचन, ठीक है। और अब हम जो आगे बात करेंगे वो करेंगे भ्रूणपोष के बारे में, है ना। यानी कि एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। तो देखते हैं भाई एंडोस्पर्म क्या होता है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, भ्रूणपोष, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। तो देखिए भ्रूणपोष एक ऐसा ऊतक होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। प्रकार
ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है केंद्रकीय, सेकंड है कोशिकीय और थर्ड है हेलोवियर, है ना। आप हालांकि इसके बारे में जानते हैं। सुनिए, भ्रूण कोश, मैं आपको बता दूं कि जब हमने द्वि निषेचन की बात की थी तो देखो, इस द्वि निषेचन में ये एम्ब्रियो सैक था, तो इसमें अब केवल 2 ही संरचना बची है बस। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे द्वि निषेचन के बाद जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ना, उसमें 2 ही संरचना बचती हैं द्वि निषेचन के बाद। कौन कौन सी? एक तो ये थी हमारी त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक और एक था हमारा युग्मनज, है ना। समझ में आ गया? तो एक तो भाई ये वही एम्ब्रियो सैक है जिसमें हमने ऐसी संरचनाएं बनाई थी, है ना। तो इसमें देखो क्या हुआ था कि ये जो प्रतिमुखी कोशिका थी वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और हमारी जो सहायक कोशिका थी वो भी नष्ट हो जाती है, है ना। अब इसमें बचा क्या देखो, एक तो द्वितीयक केंद्रक था, वो द्वितीयक केंद्रक क्या करता है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना लेता है ना, तो वो तो ये बन गया है। और एक अन्य कोशिका थी, अन्य कोशिका ने क्या बना लिया, एक जाइगोट बना दिया। तो आप मुझे बताइए कि आपके एम्ब्रियो सैक में केवल यही 2 संरचना बची है कि नहीं बची है? एक तो जाइगोट और एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, 2 ही बची है कि नहीं बची? ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो हम बिल्कुल क्रमबद्ध चल रहे हैं। तो ये जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, यही केंद्रक आगे चलकर कुछ संरचनात्मक परिवर्तन कर किसका निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जिसको हम भ्रूणकोश कहते हैं। समझ में आ गई बात? इस भ्रूणकोश का निर्माण कौन करेगा, ये वाला केंद्रक। और जो हमारा युग्मनज है वो क्या करेगा, एक एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, ठीक है। तभी तो आगे चलकर बीज बनेगा, और बीज बनेगा फिर फल बनेगा। समझ रहे? तो ये पूरा सिस्टम है, बहुत इंटरेस्टिंग, है ना। तो आपको ये पता चल गया ना कि जो भ्रूणकोश केंद्रक है वो आगे चलकर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, जिसको हम भ्रूणकोश कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और जो हमारा ये युग्मनज बना था वो आगे चलकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, ठीक है। तो इन घटनाओं का जो अध्ययन है कि आखिर इसने भ्रूणकोश कैसे बनाया, इसने भ्रूण कैसे बनाया, इन दोनों घटनाओं का अध्ययन हम कल करेंगे, क्योंकि आज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका पूरा अध्ययन नहीं हो पाएगा। अर्थात मैं ये कहूं कि जो एंडोस्पर्म वाला टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो कल हम इसको दोबारा से समझेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, पूरे को डिटेल में पढ़कर। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि जो एंडोस्पर्म होता है वो एक ऐसा ऊतक होता है जो एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। भाई ये जो युग्मनज है वो एम्ब्रियो बनाएगा, तो इस एम्ब्रियो को जो भोजन देगा वो कौन देगा, इसके द्वारा बनाया हुआ एंडोस्पर्म देगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो ये डेफिनेशन कई बार आ जाती है, और मैंने आपको, अब आप तुम्हें पता है कि जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस साल बोर्ड एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। कहा था ना, मैंने आपसे ये कहा था
कि इस साल दो चैप्टर से क्वेश्चन आया था और इस बार 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। और मैंने आपको मोस्ट बताए थे, आपके सीनियरों के लिए बताए थे वैसे, लेकिन आपसे ये कहा था मैंने, अगर आपको याद हो, कि भाई इस वाले टॉपिक से और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के परिवर्तन से 100% क्वेश्चन आएगा। तो इस बार इससे क्वेश्चन आया था, भ्रूण कोश से, ठीक है। और तुम्हारे टाइम मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, 2 पार्ट से, इंपॉर्टेंट रूप से, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, समझ रहे ना। हाँ, मतलब चांस ज्यादा है। देखो अब हम ऐसे तो है नहीं कि भाई हम एग्जामिनर हो, एक अनुमान होता है, एक गैस होता है, तो अनुमान के अकॉर्डिंग तो सेकंड चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। हाँ, अब ऐसा थोड़ी है कि हमने बोल दिया तो सेकंड से गई, भाई एग्जामिनर का दिमाग है, तुम कहें तो रिपीट कर दे क्वेश्चन। पढ़ने तो सभी हैं, लेकिन हमें ज्यादा मेहनत वहां करनी जो हमको मोस्ट लगता है, ठीक है। हाँ, तो कल हम अपने इस मुख्य टॉपिक के बारे में और बात करेंगे कि आखिर एंडोस्पर्म कैसे बना, अर्थात ये जो 3 प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं और किस प्रकार इनका निर्माण हुआ। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, तो कल हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, एंडोस्पर्म के बारे में। और शायद कल तो नहीं होगा, परसों के दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर छोटे छोटे चैप्टर आप सभी को पता है, थर्ड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, चौथा चैप्टर वो तो एक ही दिन का है, आप सभी जानते हैं। फिर 5वां 6वां ये छोटे छोटे चैप्टर है, समझ रहे ना। हाँ, अब हम अपने कोर्स की तरफ बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए, लेकिन आप पढ़ते जरूर जाइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई, आप रिवाइज करते हुए चलिए, टॉपिकों को देखते हुए चलिए, दोबारा से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है, तभी आप सक्सेस होंगे। आप नोट्स के अलावा कुछ मत पढ़ो, नोट्स की एक एक लाइन पढ़ो, वो भी मेरे द्वारा बनाई गई नोट्स, ठीक है। हाँ, क्योंकि नोट्स जो है ना, ये सेलेक्टिव मान लेना कि जो मैं थ्योरी लिखाता हूँ वो एकदम एक्यूरेट थ्योरी होती है। अगर आप उसमें से एक भी लाइन कम पढ़ोगे तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। आप सभी जानते हैं मैं फालतू की रायमेड नहीं लिखा के चलता नोट्सों में, ठीक है। मैं जो सेलेक्टिव शब्द होते हैं जिन पर नंबर मिलने होते हैं ना, उन्हीं को मैं लिखाता हूँ, ठीक है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल भी 1-2 बच्चे ने किताब की थ्योरी लिख के आ गए थे और उनके नंबर कम मिले, और जो नोट्सों से ही करके आए उनके पूरे के पूरे नंबर है। तो थ्योरी का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप विश्वास कीजिए, केवल नोट्स, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप नोट्सों की हर लाइन को पढ़ जाइए, आपके 100% नंबर आएंगे, ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे हम कल।